सभी को नमस्कार। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे तर्क बुद्धि का अवैध प्रयोग समाज के लिए घातक कैसे है, क्यों है। जो तर्क करने की शक्ति है वह मानव की तर्कशीलता में निहित है। मानव की तर्क बुद्धि में तर्क करने की शक्ति निहित है। और तर्क शक्ति वास्तव में क्या है, तर्क बुद्धि क्या है? तर्कशीलता या तर्क बुद्धि का सामान्य अर्थ यह है कि विश्लेषण करने की शक्ति, सही या गलत में अंतर करने की शक्ति, या सही निर्णय करने की शक्ति, या अपने निर्णय को सही साबित करने की शक्ति ही तर्कशीलता है और वह तर्क बुद्धि में निहित है। वास्तव में अधिकांश लोग इसका अवैध प्रयोग करते हैं, या यूं कहें कि वे लोग अपनी तर्क बुद्धि का तर्क दोषों के साथ में प्रयोग करते हैं, जो वास्तव में समाज के लिए घातक है, हानिकारक है। आज के इस सेशन के माध्यम से हम जानेंगे कि जो तर्क दोष हैं वो क्या हैं और इनका प्रयोग समाज के लिए घातक कैसे है। वैसे तो तर्क दोष अनंत हैं, लेकिन मुख्य जो तर्क दोष हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। पहला तर्क दोष, तर्क और निष्कर्ष में आपस में संबंध है, या यूं कहें कि तर्क के अनुसार अगर निष्कर्ष पे पहुंचा जाए तो बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ लोग इसका अवैध प्रयोग करते हुए पहले निष्कर्ष निकालते हैं और उस निष्कर्ष के अनुसार ही तर्क तैयार करने का प्रयास करते हैं। और वो इतने वाक्पटु होते हैं कि वो श्रोताओं को बहका करके अपने इस निष्कर्ष को सही साबित करने का प्रयास करते हैं और वे सफल भी होते हैं। लेकिन इस कार्य के द्वारा, इस तर्क बुद्धि के अवैध प्रयोग के द्वारा समाज पतन की ओर उन्मुख हो जाता है। कैसे? आओ इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आज के समय में अधिकांश लोग सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं और सोशल मीडिया के उपयोग के दौरान कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी तर्क बुद्धि का अवैध प्रयोग करते हुए पहले से ही कोई निष्कर्ष निकालेंगे और उस निष्कर्ष को सही साबित करने के लिए अपने तर्क तैयार करके सूचनाओं में निहित करते हुए प्रसारित कर देते हैं। जो सामान्य पाठक या श्रोता होते हैं वो इसे समझ नहीं पाते और वो बहक जाते हैं। ऐसा करने से जिन्होंने ये सूचना तैयार की है उन्होंने अपने उद्देश्य पूरा किया, लेकिन वास्तव में समाज इस अवैध प्रयोग के द्वारा पतन की ओर जा रहा है। हमें इस तार्किक दोष को, इस तर्क दोष को समझना होगा। अगर हम यह नहीं समझते हैं तो हम भी पतन की ओर उन्मुख हैं। मैं सोशल मीडिया की ही बात नहीं कर रहा, आजकल अपने समाज में व्याप्त अधिकांश इस प्रकार के जो सोशल मीडिया कर्मी हैं उनके लिए भी आगाह करना चाहूंगा कि आपको यह समझना पड़ेगा कि इन्होंने पहले से ही निकाले हुए निष्कर्ष के अनुसार तर्क देकर के सही साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, या वास्तव में तर्कों के अनुसार इन्होंने निष्कर्ष निकाला है। ऐसा परिवार में भी देखें, समाज में भी देखें, अपने राज्य हित में भी देखें। इसे मैं दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। आज के समाज में शराब पीने वाले व्यक्तियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और शराब पीने वाले व्यक्तियों से अगर यह पूछा जाए कि शराब पीना सही है या गलत, तो उन व्यक्तियों के द्वारा जिनकी संख्या आज के समय में धीरे धीरे बढ़ रही है, वे लोग यही कहेंगे कि ये सही है, ये एक एंजॉयमेंट है। इतने गलत कार्य को वो अपने इस निष्कर्ष के द्वारा, जिन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सही है, एंजॉयमेंट है, इसे सही साबित करने के लिए उन्होंने तर्क तैयार कर रखे हैं। सामान्य नागरिक है वह इस तार्किक बुद्धि के अवैध प्रयोग को समझ नहीं पाता और वह भी पतन की ओर उन्मुख हो जाता है। दूसरा तर्क दोष है अवैध सामान्यीकरण। अवैध सामान्यीकरण क्या होता है? अवैध सामान्यीकरण सीमित उदाहरणों के आधार पर व्यापक परिणाम निकाल लेना, निष्कर्ष निकाल लेना अवैध सामान्यीकरण है। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मैं स्वयं पुलिस सेवा से आया हूं
इसलिए पुलिस विभाग को बहुत गहराई से समझता हूं। पुलिस विभाग के कार्मिक वास्तव में ही कर्मठ कार्मिक हैं और बिना किसी शिकायत के हमारी सेवा में 2400 घंटों तत्पर हैं। लेकिन उस 80-90 हजार की फोर्स में 1-2 कार्मिक ऐसे भी होंगे जिनका आचरण विभाग के अनुकूल नहीं है, और कुछ लोग तर्क बुद्धि का अवैध प्रयोग करते हुए या यूं कहें अवैध सामान्यीकरण करते हुए उन सीमित उदाहरणों के आधार पर, उन 2-3 लोगों के आधार पर, उन सीमित उदाहरणों के आधार पर व्यापक निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि पुलिस विभाग ठीक नहीं है, पुलिस विभाग का व्यवहार ठीक नहीं है। इस तर्क बुद्धि के अवैध प्रयोग को अवैध सामान्यीकरण कहा गया है। कुछ लोग तर्क बुद्धि का अवैध प्रयोग करते हुए अवैध सामान्यीकरण करते हैं तो इससे किसी विभाग की छवि खराब हो सकती है, किसी की कार्यशैली प्रभावित हो सकती है। तीसरा तर्क दोष, द्विभाजन की मानसिकता, या तो पक्ष या विपक्ष। शायद आप समझे नहीं, मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं कि एक ग्रुप बना हुआ है ए ईमानदार, ग्रुप बी बना हुआ है बेईमान। अब ये जो ईमानदारों का ग्रुप है उसमें से कोई एक व्यक्ति 1% बेईमानी करता है, 99% मामलों में ईमानदार है लेकिन एक मामले में बेईमान है। तो लोग अपनी तर्क बुद्धि का अवैध प्रयोग करते हुए उस 1% व्यक्ति जो बेईमान है, 99% सही है, उसे भी जो बेईमानों वाला ग्रुप है, जो 100% बेईमान है, उनमें रख देते हैं। और यही द्विभाजन की मानसिकता है, या तो पूरा सही, हल्का सा भी गलत हुआ तो जो बुरे लोग हैं उनके साथ में। और इसके वास्तव में दुष्परिणाम होते हैं। हम आंशिक या मात्रात्मक रूप में नहीं देखते, केवल पक्ष और विपक्ष देखते हैं। हम इसे एक प्रचलित उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आजकल जैसे जैसे समाज विकास कर रहा है, फाइनेंशियल डिमांड बढ़ रही है। किसी मित्र ने किसी दूसरे मित्र से आर्थिक सहायता मांगी, या यूं कहें कि ए मित्र ने बी मित्र से अपने किसी कार्य के लिए आर्थिक सहायता मांगी, तो बी मित्र ने लगभग 8-9 बार उसकी हेल्प करी, सहायता की। 10वीं बार में जो ए मित्र है उसने फिर उससे सहायता मांगी, तो किन्हीं कारणों से बी मित्र ने मना कर दिया कि अभी मैं सहायता नहीं कर पाऊंगा। तो वह ए मित्र अपनी तर्क बुद्धि का अवैध प्रयोग करते हुए और द्विभाजन की मानसिकता के कारण से उस मित्र को जिसने 90% मामलों में सहायता की है, केवल एक बार मना किया है, 10% मामले में उसने सहायता नहीं की, उस व्यक्ति को भी जो 100% सहायता नहीं करने वाले हैं उस ग्रुप में रख दिया कि वो कोई काम का नहीं है, वो सहायता नहीं कर पाएगा, किसी की सहायता करता ही नहीं है। तो यही द्विभाजन की मानसिकता है। और ये जो मैंने 2-3 बिंदु बताए हैं, इनका अधिकांश लोग आम जीवन में प्रयोग करते हैं, और मैं ये कहूंगा कि इनका प्रयोग करने से समाज पतन की ओर उन्मुख है। अगर इन तर्क दोषों को समय पर नहीं जाना गया, नहीं पहचाना गया, तो समाज गर्त की ओर जा सकता है। ईश्वर ने हमें यह वरदान दिया है कि हम तर्कशील हैं, हम तर्क बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं, तो इस तर्क बुद्धि का दुरुपयोग नहीं करें। अपनी इस तर्कशीलता का, इस तर्क बुद्धि का आप सकारात्मक रूप में प्रयोग करते हुए, या यूं कहें कि वैध रूप में प्रयोग करते हुए चलें, तो निश्चित रूप से समाज का विकास होगा, अपने राष्ट्र का विकास होगा। तर्क बुद्धि का अवैध प्रयोग क्या है, या यूं कहें कि तर्क दोष क्या है, इनको आप भली भांति समझ गए होंगे। आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं एक नए बिंदु के साथ में अगले सेशन में। धन्यवाद।